क्या आपको नहीं लगता भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के प्रभावशाली लोगों के जीवन में ऐसी क्या परिस्थितियां रही जिसने उनके जीवन को मोड़ कर रख दिया? ऐसे सभी चरित्रों के जीवन परिचय को जानने के लिए देखिए विजन इंडिया। रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सन 1857 ईस्वी की आजादी की पहली लड़ाई की महान वीरांगना क्रांतिकारी थीं। अपने साहस एवं शौर्य के बल पर युद्ध के मैदान में उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। 19 नवंबर 1835 ईस्वी में काशी में उनका जन्म हुआ था। जब लक्ष्मीबाई पैदा हुई तो इनका नाम मणिकर्णिका रखा गया था। प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। मां का नाम भागीरथी बाई तथा पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। जब मनु 4 वर्ष की थीं, तभी उनकी माता का देहांत हो गया। उनके पिता मोरोपंत भी पत्नी के दिवंगत हो जाने से असहाय से हो गए। पेशवा बाजीराव उन्हें बहुत चाहते थे। पेशवा ने मोरोपंत तांबे को अपने पास बिठूर बुला लिया। पिता मोरोपंत तांबे अपनी पुत्री को पुत्र से भी अधिक चाहते थे। मनु बचपन में इतनी सुंदर थीं कि सब उनको प्यार से छबीली कहकर बुलाते थे। पेशवा बाजीराव के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने नाना धोंडूपंत नाम के एक बालक को गोद ले लिया था। नाना धोंडूपंत 3 भाई थे। उनके अन्य 2 भाइयों के नाम नाना बालाराव और राव साहब था। ये दोनों लड़के उम्र में मनु से बड़े थे, लेकिन सभी साथ साथ ही खेलते, खाते और पढ़ते थे। मलखंभ, कुश्ती, तलवार, बंदूक चलाना और घुड़सवारी करना इन तीनों भाइयों और मनु ने साथ साथ सीखा था। मनु इन सभी कलाओं में सबसे तेज निकली। वे स्त्रियों के साथ कम रही थीं, इस कारण लाज, शर्म, संकोच, झिझक आदि स्त्रियोचित गुण उनके स्वभाव में कम थे। एक बार नाना धोंडूपंत जब घोड़ा दौड़ाते हुए गिरकर घायल हो गए थे तो साहसी मनु ने उनकी रक्षा की थी। एक बार नाना धोंडूपंत को हाथी पर सवार देखकर मनु ने अपने पिता से आग्रह किया, काका, मैं भी हाथी पर बैठूंगी, हाथी को लौटा लीजिए। मोरोपंत तांबे बोले, हाथी तो चला गया बेटी। मनु ने जिद की, उसे बुलाइए, वो अभी दूर नहीं गया है। आप किसी को भेजकर हाथी लौटा लीजिए ना, मैं हाथी पर अवश्य बैठूंगी। मोरोपंत तनिक आवेश में कहने लगे, बेटी, हम न तो छत्रधारी हैं और न सामंत सरदार। तू पढ़ी लिखी होकर भी इस बात को नहीं समझती। तेरे भाग्य में हाथी नहीं लिखा है, हठ मत कर। मनु के मुंह से निकला, मेरे भाग्य में एक नहीं पूरे 10 हाथी लिखे हैं काका। एक दिन झांसी से तात्या दीक्षित शास्त्री आए। वे ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे और उनके द्वारा कही गई ज्योतिष संबंधी बातें अक्सर सच निकलती थीं। मोरोपंत तांबे ने उनका आदर सत्कार करते हुए उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। इसके बाद वे शास्त्री जी से पूछने लगे, शास्त्री जी, मुझे अपनी बेटी मनु के विवाह की बड़ी चिंता है। वो बिन मां की बेटी है। मैं बड़े लंबे समय से उसके योग्य वर खोज रहा हूं, लेकिन मुझे अभी तक कोई सुयोग्य वर नहीं मिल सका है। आपका परिचय तो भारत के बड़े बड़े घरानों से है। आप मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर बताइए। तात्या दीक्षित शास्त्री ने मनु की प्रशंसा करते हुए कहा, आपकी कन्या सुंदर और होशियार है। आप उसकी जन्मपत्री लाइए। मनु के पिता मोरोपंत मनु की जन्मपत्री ले आए। जन्मपत्री देखकर दीक्षित शास्त्री हैरान होकर बोले, ऐसी जन्मपत्री तो मैंने किसी लड़की की आज तक नहीं देखी। आइए अब एक महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आपकी कुंडली में ग्रह दोष है? जीवन में असफलता, गृह क्लेश, नौकरी, प्रमोशन, शादी संबंधी कोई भी समस्या, कहीं सप्तम, नवम व एकादश भाव में ग्रहों की स्थिति या कुदृष्टि तो नहीं? निदान पाने के लिए एस्ट्रो सॉल्यूशंस पर संपर्क करें और समाधान पाएं। अब अपने मूल विषय पर। जन्मपत्री में क्या लिखा है पंडित जी? मोरोपंत ने पूछा। तात्या दीक्षित ने बताया, आपकी पुत्री का कहीं न कहीं रानी बनने का योग है। वो एक दिन किसी न किसी राज्य की रानी अवश्य बनेगी।
बाद में तात्या दीक्षित ने बातचीत में बताया कि झांसी के राजा गंगाधर राव विधुर हो गए हैं। उनकी कोई संतान नहीं है, इसलिए वे पुनर्विवाह करना चाहते हैं। मैं राजा साहब के लिए योग्य कन्या की खोज में निकला हूँ। आपकी बेटी मुझे उनकी पत्नी बनने के योग्य लगती है। मैं झांसी जाकर महाराज गंगाधर राव से इस विषय में बातचीत करूंगा। मुझे विश्वास है कि वे इस विवाह के लिए मान जाएंगे। तात्या दीक्षित ने झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव से इस विषय में बात की और मनु को उनकी धर्म पत्नी होने के पूर्णतः योग्य बताया। महाराज ने मनु के गुण और लक्षण देखकर खुशी खुशी उनसे विवाह करना स्वीकार कर लिया। दोनों की जन्म पत्रियां भी मिला ली गईं। ये विवाह झांसी में होना तय हुआ। विवाह का सारा व्यय महाराज गंगाधर राव ने वहन करना प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। अपनी पुत्री मनु को विवाह के लिए मोरोपंत तांबे झांसी ले आए। विवाह में शामिल होने के लिए उनके साथ कुछ और लोग भी आए। महाराज गंगाधर राव के साथ मनु का विवाह बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात मनु का नाम महारानी लक्ष्मीबाई रखा गया। विवाह संपन्न होते ही सभी लोगों ने जय जयकार की। महाराज गंगाधर राव की जय, महारानी लक्ष्मीबाई की जय। इस विवाह से पहले गंगाधर राव को शासन का अधिकार नहीं था। झांसी का नायक पॉलिटिकल एजेंट उस समय कप्तान डनलप था। वो अक्सर महाराज गंगाधर राव के पास आया करता था और झांसी नरेश को अपना मित्र मानता था। इस विवाह के बाद महाराज गंगाधर राव को शासन करने का अधिकार मिल गया, परंतु यह अधिकार कंपनी सरकार से अहदनामा नामक एक संधि के अंतर्गत दिया गया था। संधि में यह तय हुआ कि झांसी में एक अंग्रेजी फौज रखी जाएगी जिसका खर्च झांसी राज्य उठाएगा। महाराज गंगाधर राव ने अंग्रेज सरकार को फौज के लिए नकद खर्चा न देकर झांसी का एक इलाका दे दिया। उस इलाके की आय 2,27,458 रुपए वार्षिक थी। महाराज गंगाधर राव को झांसी पर शासन करने का अधिकार मिल गया तो वे संतुष्ट हो गए। विवाह के पश्चात महारानी लक्ष्मीबाई अपने किले वाले महल में ही रहती थीं और महल के बाहर बहुत कम ही निकलती थीं। जब भी बाहर निकलती तो पर्दे की ओट में रहती। अब उन्हें घुड़सवारी और व्यायाम किले के भीतर ओट में ही रहकर करना पड़ता था। वे हर दिन घुड़सवारी और हथियार चलाने का अभ्यास करती और बचे हुए समय में श्रीमद् भगवद गीता आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया करती। अब लक्ष्मीबाई पहले की तरह चपल, हंसमुख और बातूनी नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे गंभीर होती जा रही थी। वे अब कम ही बोला करती थीं। महाराज गंगाधर राव न्यायप्रिय शासक थे। वे डाकुओं, चोरों, उपद्रवियों और अभद्रों को स्वयं दंड देते थे। वे बड़े बड़े बिच्छुओं से अपराधियों को कटवाते थे। एक दिन महारानी लक्ष्मीबाई ने हंसी हंसी में महाराज से कहा, क्या आपने अंग्रेज सरकार को इन बिच्छुओं से नहीं कटवाया? ये बात सुनकर महाराज हंस दिए। 13 वर्ष की आयु में लक्ष्मीबाई का महाराज गंगाधर राव के साथ विवाह हुआ था और जब वे 16 वर्ष की आयु की हुई तो उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन वो शिशु केवल 3 महीने ही जीवित रहा। 3 महीने के बाद उस शिशु का देहांत हो गया। पुत्र की असमय मृत्यु का महाराज गंगाधर राव के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वे अब प्रायः अस्वस्थ रहने लगे। महारानी लक्ष्मीबाई भी पुत्र की मृत्यु के उपरांत कुछ समय तक अस्वस्थ रहीं, लेकिन फिर उनका स्वास्थ्य संभल गया। बेटे के गुजर जाने के बाद रानी और राजा ने 2 साल अत्यंत कष्टपूर्वक बिताए। झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव 3 भाई थे। सबसे बड़े कृष्ण राव थे। उनसे छोटे भाई का नाम रघुनाथ राव था। कृष्ण राव अपने पिता शिवराज भाई के जीवन काल में ही परलोक सिधार गए थे। कृष्ण राव के बाद उनके पुत्र रामचंद्र राव झांसी के सिंहासन पर आसीन हुए, लेकिन कुछ समय के बाद उनका भी देहावसान हो गया। तब कृष्ण राव के छोटे भाई रघुनाथ राव राजगद्दी पर विराजमान हुए। उनका संबंध लच्छा नाम की एक वेश्या से था जो राजा कृष्ण राव के महल में रहती थी। इस वेश्या के अली बहादुर नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे बाद में नवाब कहा जाने लगा। जब झांसी नरेश और रघुनाथ राव के बीच झगड़ा चला
तब अंग्रेज सरकार ने गंगाधर राव को झांसी का राजा माना, लेकिन एक बड़ी जागीर अली बहादुर के पास बनी रही। सन 1853 में झांसी के महल में शारदीय नवरात्रि का महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। महाराज गंगाधर 2 वर्षों से बीमार थे। महोत्सव वाले दिन उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस दिन उनके मन में किसी लड़के को पुत्र के रूप में गोद लेने का विचार आया। रानी लक्ष्मीबाई उनकी बात से सहमत हो गई। आनंद राव नाम के एक सजातीय बालक को उन्होंने गोद ले लिया और गोद लेने के पश्चात उसका नाम दामोदर राव रखा। गोद लेने के उत्सव में झांसी की जनता के पंचों, सेठ साहूकारों और राज्य के सरदारों को निमंत्रण दिया गया। अंग्रेज अफसर मेजर एलिस और कप्तान मार्टिन को भी बुलाया गया। इस उत्सव की समाप्ति के बाद अन्य सभी लोगों को तो विदा कर दिया गया, लेकिन मेजर एलिस, कप्तान मार्टिन, मोरोपंत और प्रधानमंत्री को महल में रोक लिया गया। महाराज गंगाधर राव ने एक सरकारी आदेश पत्र बच्चे को गोद लेने की स्वीकृति का प्रधानमंत्री से लिखवाया और अंग्रेज अफसरों को दे दिया। वहां पास ही पर्दे के पीछे रानी लक्ष्मीबाई बैठी ये सब देख रही थीं। तभी महाराज गंगाधर राव खांसने लगे। उनकी खांसी में खून आया और तबीयत बिगड़ने लगी। राज्य वैद्य समीप ही बैठे हुए थे, लेकिन महाराज की दशा देखकर वे बहुत चिंतित हो उठे। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, महाराज कराहने लगे, आंखें फेरने लगे। उन्होंने बहुत कष्ट के साथ टूटते शब्दों में महारानी लक्ष्मीबाई से कहा, एक अंतिम प्रार्थना है, मेरी झांसी अनाथ न होने पाए। लेकिन राजा बेसुध थे। जैसे तैसे करके वो दिन बीता। अगले दिन उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई। अंत में उनके मुख से निकला, गंगा जल। रानी लक्ष्मीबाई ने गंगा जल अपने पति के मुख में डाला। इससे यकायक राजा को क्षणिक चेतना आई और उनके मुख से अंतिम शब्द निकले, ओम हरि, क्षमा कर दो, बहुतों को सताया है, मेरे अपराध क्षमा। इसके बाद उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। उनका देहांत हो चुका था। जब यह समाचार महल में फैला तो सब लोग रोने लगे। जो रानी लक्ष्मीबाई बचपन से लेकर आज पर्यंत कभी रोई नहीं थी, उनकी आंखें भी अश्रुधाराओं से भीग चुकी थीं। मोरोपंत तांबे ने बालक दामोदर राव को अपनी विधवा हो चुकी बेटी लक्ष्मीबाई की गोद में रख दिया। अब तक बिठूर के शासक बाजीराव पेशवा द्वितीय का भी देहांत हो चुका था। इस कारण बिठूर राज परिवार को अंग्रेजों से मिलने वाली 8 लाख रुपयों की वार्षिक पेंशन बंद हो गई थी। यद्यपि अंग्रेज सरकार ने बिठूर नरेश से संधि करते समय यह लिख कर दिया था कि जब तक सूर्य और चंद्रमा हैं तब तक ये संधि अक्षय रहेगी, अर्थात बिठूर राज परिवार को मिलने वाली पेंशन कभी बंद ना होगी। दिवंगत बिठूर शासक पेशवा बाजीराव द्वितीय ने धोंडूपंत नामक जिस बालक को गोद लिया था, वे भी मनु अर्थात रानी लक्ष्मीबाई की तरह अब युवा हो चुके थे। अंग्रेज सरकार का दुर्व्यवहार उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तात्या टोपे उनके मित्र थे। ये दोनों मिलकर स्वराज्य स्थापना के उपाय ढूंढने लगे। अंग्रेज हुकूमत ने अवध की नवाबी खत्म करके दिल्ली का शासन अपने हाथ में ले लिया था। कई राजा, नवाबों और जननायकों को अंग्रेजों ने अपने वश में कर लिया। किसी भी कीमत पर अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार करके अपनी शासन शक्ति को प्रबल बनाना चाहते थे। तात्या और नाना साहब मिलकर रानी लक्ष्मीबाई को देश भर की हालत और ब्रिटिश हुकूमत के कुचक्रों का समाचार देते रहते थे। रानी लक्ष्मीबाई उनसे कहती थीं, हमें जनता के पास पहुंचकर जनता को अंग्रेज हुकूमत के विरुद्ध एकजुट करना चाहिए। इस जंग का मुख्य साधन जनता ही है। बुंदेलखंड में ब्राह्मण से लेकर भंगी तक हथियार चलाना जानते हैं। कई स्त्रियों ने यहाँ हथियार चलाना सीखा है, आगे और भी सीखेंगी। एक दिन नवाब अली बहादुर हाथी पर चढ़कर अंग्रेज अधिकारी एलिस की कोठी पर पहुंचा और उनसे कहने लगा, मेरे पिता महाराज रघुनाथ राव ने मुझे 85 गांव जागीर में दिलवाए थे। ये गांव राजा गंगाधर राव ने सरकारी फौज के खर्चे के लिए मुझसे ले लिए और अब
मुझे केवल 500 रुपया मासिक वेतन दिया जा रहा है। इतने कम वेतन में मेरी गुजर नहीं हो पा रही है। एलिस ने कहा, नवाब साहब, आप मेरे मित्र हैं। जो कुछ मुझसे बन सकेगा मैं आपके लिए करूंगा। आप अर्जी दे दीजिए। नवाब ने आगे कहा, महाराज रघुनाथ राव वाले महल को राजा गंगाधर राव ने मुझसे छीन लिया था। अब वह महल किसी काम नहीं आ रहा है, उसमें ताले पड़े हैं। एक दिन अंग्रेज अफसर मेजर एलिस अपने अंगरक्षकों को साथ लेकर रानी लक्ष्मीबाई के पास महल में पहुंचा। उसने अपनी जेब से सरकारी कागजात निकाले और सरकारी घोषणा सुनाई। घोषणा सुनकर रानी लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत तांबे चिंतित हो उठे। दीवान और दरबारीगण कहने लगे, हाय, यह तो अनहोनी हो गई, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई उस समय पर्दे के पीछे बैठी हुई थी। वे तेज स्वर में चीख कर बोली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मेजर एलिस ने कहा, मैंने तो गवर्नर जनरल साहब का आदेश आपको सुना दिया है। 5,000 रुपया मासिक पेंशन महारानी साहिबा को दी जाएगी, जो उनके परिवार कुटुंब के भरण पोषण के लिए पर्याप्त हैं। रानी फिर तेज स्वर में चीखी, ब्रिटिश हुकूमत ने अन्याय किया है, मैं पेंशन नहीं लूंगी। कुछ ही देर में यह खबर सारे झांसी शहर में फैल गई कि अंग्रेज सरकार रानी का शासनाधिकार छीनकर उन्हें पेंशन देना चाहती है। इस समाचार से झांसी की जनता क्रोधित हो उठी और रानी की सेना ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की आवाज उठाई। रानी ने थोड़ा धीरज रख सैनिकों के लिए कहलवाया, अभी युद्ध का समय नहीं आया है। मेजर एलिस ने जल्दी ही नगर की व्यवस्था को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया। उसने दीवान से दफ्तरों की चाबियां ले ली, थाने पर अधिकार कर लिया। सारे झांसी शहर में इस बात की डोंडी पिटवा दी कि नगर पर अंग्रेज हुकूमत का अधिकार हो चुका है। तहसीलों में एलिस ने कड़े इंतजाम करने शुरू कर दिए। जिन जिन को जागीरें और जायदादें दी गई थीं, उनको जब्त करने का प्रबंध होने लगा। रानी लक्ष्मीबाई से भी किला खाली करवा लिया गया। अब वे शहर में स्थित एक महल में आकर रहने लगी। किले में अंग्रेज सेना के दस्ते जा पहुंचे। रानी अब तक अंग्रेजों की कुटिल नीतियों से तंग आ चुकी थी। उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कड़ी बगावत करने का मन बना लिया। उन्होंने झांसी नगर की स्त्रियों को घुड़सवारी सिखाने का काम तेज कर दिया। वे और उनकी सखी सहेलियां नगर के बाहर वाले स्थानों और पहाड़ियों आदि का सूक्ष्म निरीक्षण करने लगी। उनकी सखियां हथियार चलाने में अब तक निपुण हो चुकी थीं। एक दिन तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के पास आए और उन्हें बताने लगे, भारत के अधिकांश राजा और नवाब अंग्रेजों से आतंकित हैं, लेकिन जनता सजग है और भारतीय सिपाही स्वाभिमानी है। रानी बोली, हमें बहुत काम करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण स्थानों के भूगोल की बारीकी से परख करनी पड़ेगी। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वहां किस प्रकार सेना को ले जाना पड़ेगा, कहां कहां पर युद्ध किए जाने चाहिए, ये सब हमें जानना होगा। तोपें, बंदूकें, बारूद, गोली और गोले आदि सामग्री बनाने वाले कारीगरों को साथ लेकर चलना होगा। तात्या टोपे ने सहमति जताते हुए कहा, ऐसा ही होगा भाई साहब। नाना साहब और उनके भाई भी विद्रोह के कार्य में जुटे हुए हैं। दिल्ली और मेरठ के मुसलमान भी तैयारियों में लग चुके हैं। रानी लक्ष्मीबाई आशान्वित स्वर में कहने लगी, जब हमारी सैनिक तैयारियां पूरी हो जाएंगी तभी हम स्वराज्य प्राप्ति का कार्य आरंभ करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई जब से घुड़सवारी के लिए महल से बाहर निकलने लगी थी, तभी से वे मर्दाना पोशाक धारण करने लगी थी। सिर पर दोहे का कुला होता था, उसके ऊपर साफा बंधा होता था। कंचुली के ऊपर सटा हुआ अंगरखा होता था। अंगरखा पहवा होता था और पाजामे के ऊपर पेटी कसी रहती थी। दोनों तरु बगल में पिस्तौलें होती थीं और परतलों में तलवारें होती थीं। कभी कभी वे एक हाथ में बर्छी भी ले लेती थीं। इतना भार उठाकर भी वे बड़ी तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाया करती थीं। कुला लगाते समय
केशों की उलझन रुकावट पैदा करती थी। इसलिए रानी ने सोचा था कि मैं अपनी जन्मभूमि काशी जाकर केश लोचन करा आऊंगी। लेकिन उन्हें पता चला कि डिप्टी कमिश्नर की अनुमति लिए बिना वे काशी नहीं जा सकती। डिप्टी कमिश्नर रानी लक्ष्मीबाई से चिढ़ा बैठा था। उसने लक्ष्मीबाई को काशी जाने की अनुमति नहीं दी। तब रानी ने प्रण किया, जब हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजादी मिल जाएगी और मेरी झांसी भी आजाद हो जाएगी, मैं तभी केश मुंडन कराऊंगी, वरना अग्निदेव श्मशान में मेरा केश मुंडन करेंगे। धीरे धीरे स्वाधीनता का संघर्ष जोर पकड़ने लगा। शस्त्र इकट्ठे किए जाने लगे। रानी के जासूस और विश्वसनीय सहायक इधर उधर फैलकर काम कर रहे थे। इधर नाना साहब भी दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह और अवध के क्रांतिकारियों के साथ इस कार्य को तेज करने में जुटे हुए थे। एक दिन रानी लक्ष्मीबाई ने देखा कि अब सभी प्रमुख क्रांतिवीरों को एकत्र करने का समय आ गया है। तब रानी ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव का यज्ञोपवीत संस्कार करने का निर्णय लिया। इस काम में 1 लाख रुपये का खर्चा आना था। रानी के पास इतना रुपया नहीं था। बालक दामोदर राव की उम्र 6 वर्ष की हो चुकी थी। इस आयु में उसका जनेऊ संस्कार होना आवश्यक था। रानी ने जनेऊ संस्कार के लिए पुरोहितों से मुहूर्त निकलवाया और गार्डन को पत्र लिखवाया कि दत्तक पुत्र दामोदर राव के नाम से जो 10 लाख रुपया अंग्रेजी खजाने में गया है, उसमें से जनेऊ के लिए 1 लाख रुपया दिया जाए। अंग्रेज अधिकारी गार्डन ने अपने उच्च अधिकारियों से लिखा पढ़ी करके ये तय किया कि यदि झांसी शहर के 4 बड़े धनवान लोग जमानत दे दें तो रुपया दिया जा सकता है। अगर बालिग होने पर दामोदर राव ने यह रुपया मांगा तो जमानत लेने वालों को यह रुपया अपने पास से देना पड़ेगा। जब यह समाचार रानी लक्ष्मीबाई के पास पहुंचा तो उन्हें अत्यंत क्षोभ हुआ तथा झांसी के लोग इस बात से क्रोधित हो गए। झांसी नगर में उस समय 52 लखपति थे। वे सभी जमानत देने को तैयार हो गए और कहने लगे, महारानी साहिबा को अंग्रेजों से रुपया मांगने की क्या आवश्यकता थी? इतना धन तो हम ही महारानी को भेंट कर सकते हैं। जब रानी ने अपने हक के रुपये अंग्रेजों से लेने की जिद ठान ली तो 4 भले लोग जमानत देने आ गए। मुहूर्त के समय रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव का एक समारोह में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। इसके बाद महारानी ने चुने हुए क्रांतिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में नाना साहब, तात्या टोपे, जवाहर सिंह, रघुनाथ सिंह और खुदा बख्श आदि मौजूद थे। रानी की सहेलियां भी रानी के साथ थीं। इस बैठक में तात्या ने रानी को बताया, उत्तरी और पूर्वी भारत में क्रांति के अन्य कार्य हो रहे हैं। अंग्रेजों द्वारा चलाए गए चर्बी वाले कारतूस लगभग बंद हैं। उसके कारण हिंदू और मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति जो नफरत पैदा हुई थी वो अभी भी कायम है। रघुनाथ सिंह बोले, हम बुंदेलखंड से विद्रोह का आरंभ करने को तैयार हैं। रानी ने समझाया, अभी हमारी सेना का संगठन पूर्ण नहीं हुआ है। जब सेना पूरी तरह संगठित हो जाएगी तब एक ही समय पर योजनानुसार विद्रोह के कार्य को अंजाम दिया जाएगा। सन 1857 ईस्वी का ग्रीष्मकाल आ चुका था। सरोवरों में कमल खिल उठे थे। फसल कटकर किसानों के घरों में आने लगी थी। आइए अब एक महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आपको परिश्रम का परिणाम नहीं मिलता? व्यवसाय में नुकसान होता है? कहीं आपकी कुंडली में एकादश भाव में ग्रहों की स्थिति या कुदृष्टि तो नहीं? ऐसी किसी भी समस्या के लिए एस्ट्रो सॉल्यूशंस पर संपर्क करें और समाधान पाएं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और अब आइए जुड़ते हैं अपने मूल विषय पर। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और तात्या टोपे आदि क्रांतिवीरों ने स्वाधीनता संग्राम के 2 चिन्ह निश्चित किए। पहला कमल और दूसरा रोटी। रोटी एक गांव से दूसरे गांव को भेजी जाती थी। दूसरे गांव से फिर ताजी रोटी बनाकर तीसरे गांव को भेजी जाती थी। साथ में कमल का फूल भी भेजा जाता था, जो कि क्रांति का प्रतीक था। क्रांति के लिए जो समय निश्चित किया गया था उससे पहले ही 6 मई को मेरठ में
सैनिक विद्रोह का विस्फोट हो गया। मेरठ और दिल्ली की सम्मिलित हिंदुस्तानी फौज ने दिल्ली के लाल किले पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया गया। बहादुर शाह जफर ने गोवंश का वध तुरंत बंद करने का आदेश जारी किया। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 4 जून 1857 को कानपुर और झांसी में भी विद्रोह के लक्षण प्रकट हुए। झांसी में एक भारतीय हवलदार अपने कुछ साथी सैनिकों को लेकर तारागढ़ किले में घुस गया। ये सिपाही किले में से युद्ध का सारा सामान और रुपया पैसा उठा लाए। सैनिक अधिकारी डनलप इनसे मुकाबला करने तारागढ़ किले में पहुंचा, लेकिन उसे वहां कोई न मिला। सन 1857 के सितंबर और अक्टूबर माह में झांसी के पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने अपनी वीरता से इस आक्रमण को विफल कर दिया। जनवरी माह 1858 में ब्रिटिश सेना झांसी पर कब्जा करने के लिए झांसी की ओर बढ़ी। उसने मार्च महीने में झांसी शहर को चारों तरफ से घेर लिया। 2 सप्ताह तक युद्ध चला और अंग्रेज फौज का झांसी शहर पर कब्जा हो गया। रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेज सैन्य अफसर पकड़ना चाहते थे, लेकिन वे अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर सुरक्षित बचकर निकल गईं। झांसी से निकलकर रानी कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की सहायता से ग्वालियर के एक किले पर अधिकार कर लिया। इस लड़ाई में पेशवा बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी का साथ दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने उनको राखी भेजी थी, इसलिए वे भी इस लड़ाई में शामिल हो गए। 17 जून 1858 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिगेडियर स्मिथ की सेना के साथ दिन भर जमकर युद्ध किया। इस युद्ध में उस दिन रानी के घोड़े की टांग को भी घाव लगा। अगले दिन प्रातःकाल रानी ने नहा धोकर गीता के 18वें दिन का पाठ किया। उन्होंने युद्ध के लिए लाल कुर्ती वाली मर्दानी पोशाक पहनी, कमर के दोनों ओर तलवारें बांधी और पिस्तौलें लटकाई। गले में मोतियों की माला पहनी ताकि उनके सिपाही उन्हें दूर से पहचान सकें। सिर पर लोहे का कुला धारण किया और उस पर चंदेरी का लाल साफा बांधा। अब तक उनके 5 सरदार मुंदर, जूही, रघुनाथ सिंह, गुल मोहम्मद और रामचंद्र देशमुख भी उनके पास आ पहुंचे थे। रानी का घोड़ा कल के युद्ध में पैर से घायल हो चुका था, इसलिए उनकी सखी मुंदर सिंधिया सरकार के अस्तबल में जाकर तगड़ा घोड़ा ले आई। मुंदर ने रानी से कहा, महारानी जी, यह घोड़ा अड़ अवश्य सकता है, लेकिन काम आपके यही आ सकता है। युद्ध के दौरान रानी को सूचना मिली कि पेशवा की अधिकांश ग्वालियर सेना और सरदार अपने राजा की शरण में चले गए हैं। गोरों ने संगीनों से हमला करके पेशवा की 2 तोपों पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर के इस अंतिम युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई अत्यंत वीरता के साथ लड़ी। उस समय उनकी आयु केवल 29 वर्ष थी। उनके पेट में दुश्मन गोरों की तलवार लगी। उससे रानी के पेट से खून का फव्वारा बह निकला। उन्होंने अपने सेनापति रघुनाथ सिंह से कहा, मेरी देह को गोरे छू न पाएं। इसके बाद रानी दुश्मनों का सिर अपनी तलवार से काटती रही। तभी एक अंग्रेज घुड़सवार ने रानी की ओर पिस्तौल चलाई। पिस्तौल की गोली रानी की बाईं जांघ पर लगी। रानी ने बाएं हाथ की तलवार फेंककर घोड़े की लगाम साधी और दूसरी जांघ से अपना आसन संभाला। इसके बाद वे तलवार से दुश्मन गोरों को धराशायी करने लगी। तभी अपने को अंग्रेज घुड़सवारों के घोड़ों से घिरा पाकर रानी का घोड़ा पिछले दोनों पैरों पर खड़ा होकर ठिठक गया। तब रानी ने अपने घोड़े को पीछे लिया। रानी लक्ष्मीबाई की जिस जांघ में दुश्मन की गोली लगी थी, उस जांघ ने काम करना बंद कर दिया था। उनके पेट से अभी भी
खून की धार बह रही थी। तभी एक अंग्रेज घुड़सवार ने आकर रानी पर अपनी तलवार चलाई। इससे रानी के सिर का दाहिना हिस्सा कट गया। सिर से खून की धाराएं बह निकली। फिर भी रानी ने अपनी तलवार उस सैनिक के कंधे पर चलाई। इतने में रानी के बहादुर सैनिक गुल मोहम्मद ने भी अपनी तलवार से उस सैनिक के 2 टुकड़े कर दिए। वहां 3 अंग्रेज घुड़सवार रानी और उनके बहादुर योद्धाओं का पराक्रम देख मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। रानी लक्ष्मीबाई घायल और लहूलुहान अवस्था में मूर्छित सी होकर जैसे ही घोड़े से नीचे गिरने को हुई, रामचंद्र देशमुख ने उन्हें संभाल लिया। रानी की हालत देख गुल मोहम्मद बच्चों की तरह फफक फफक कर रो उठा। रघुनाथ सिंह और रामचंद्र देशमुख रानी को साध कर बाबा गंगादास की कुटी पर ले आए। बाबा गंगादास ने रानी को देखकर कहा कि सीता और सावित्री के देश की महान पुत्री हैं। इनका यश चिरकाल तक अमर रहेगा। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई अचेत हो गई। टूटती सांस में उन्होंने कहना चाहा, नैनम दहती पावक। तभी उनका मुखमंडल यकायक अपूर्व तेज से चमक उठा। सूर्यास्त हो चुका था। रानी के मुखमंडल की प्रकाश किरणें चारों ओर फैल गईं। रानी लक्ष्मीबाई अपनी नश्वर देह को त्याग परलोक की यात्रा पर निकल चुकी थी। सबकी आंखों में आंसू थे। रानी के सभी सैनिक और सेनापति रो रहे थे। बाबा गंगादास आकाश की ओर निहार कर कहने लगे, प्रकाश अनंत है, यह फिर उदित होगा और कण कण को मुखरित करेगा। रानी अमर हो गई है। महान क्रांतिकारी अतुल्य वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की राष्ट्रभक्ति और बलिदान को शत शत नमन। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस विषय अथवा चरित्र के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।